वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर के कैंप में आयोजित कार्यक्रम के तहत सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी इस दौरान किया गया। नक्सलियों से लड़ते हुए झारखंड जगुआर के अब तक 21 जवान शहीद हो चुके हैं। झारखंड में नक्सलियों से लड़ने के लिए 14 साल पहले झारखंड जगुआर का गठन हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में इस फोर्स का गठन आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड की तर्ज पर हुआ था। सीएम ने कार्यक्रम में सबसे पहले जवानों की परेड का निरीक्षण किया, उसके बाद शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। आज यहाँ रांची के इस टेंडर ग्राम में अवस्थित झारखंड जगुआर के इस भव्य कैंपस के अंदर आज मना रहे 14वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर के सभी वरीय पदाधिकारीगण और जवानों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धनबाद और बोकारो जिले से भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की मांग को राज्य सरकार ने मान लिया है। दोनों भाषा को सूची से हटा दिया गया है। वहीं उर्दू को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है। इसकी अधिसूचना कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा ने जारी की है। इस बारे में शिक्षा मंत्री ने अपने आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही बोलने वाला कोई इलाका नहीं है, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने इसे हटाने की मांग की थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भले ही इस मामले को लेकर लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन मैंने ये मामला कैबिनेट में उठाया था, जिसे सरकार ने मान लिया है। किस वर्ड से माननीय मुख्यमंत्री को ये कैबिनेट में भी मामला उठाए थे और माननीय मुख्यमंत्री को मैं आभार जताते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमको लगता है देश में कोई नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी, वो बोला कि हम गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से लिए और इसका डिसीजन लिए। इस डिसीजन से हम किस वर्ड से माननीय मुख्यमंत्री को मैंने स्वागत करें, मैंने आवाज़ नहीं आ रहा है। कहा कि बहुत ज़ोर से कुछ लोग के बीच कुछ लोगों ने राजनीति शुरू कर दिया था। और रांची के कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें राज्य के तमाम जिलों से आए लोगों की समस्या को सुना गया। और वहीं जनता दरबार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और वित्तीय मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि लगभग कुल 60 लोगों का आवेदन पहले से ही आया हुआ था और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत आवेदन देकर अपनी समस्याओं को बताया है। सबसे ज्यादा समस्या सड़क से जुड़ी थी, जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। संघर्ष ओपनिंग के बाद ही नया जो भी कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे, नेता जाएंगे, बहुत ऊर्जावान होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम से हम देश में इस बात को रख सकेंगे कि कांग्रेस की भूमिका इस देश का आज़ादी से लेकर निर्माण करने के लिए सबसे अव्वल रहा है। और आगे भी हम लोग यहाँ के दबे हुए, कुचले हुए लोगों का, यहाँ के लोगों को विकास के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे। गरीब लोगों के पेट की समस्या होती है, अनाज की समस्या, पेट भरने की समस्या होती है। मेरे पास जो अभी आए 20 करीबन, उसमें राशन कार्ड की बात आई। किसी को मिला है हरा कार्ड तो वो चाहता है कि लाल कार्ड हो जाए, किसी को लाल कार्ड है तो चाहता है कि पीला कार्ड हो जाए। समस्या यही, तो नियमानुसार इसको हम लोग करेंगे। लेकिन बेचारों को पता नहीं है ग्रीन कार्ड और लाल कार्ड में कोई अंतर नहीं है। दोनों में हर सदस्य को 5-5 केजी मिलता है। अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 25 केजी मिलेगा। गुमला जिले में किसानों की स्थिति सुधारने के साथ ही उनकी आय को बेहतर करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की
और ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कई क्षेत्रों का दौरा भी उन्होंने किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सरकार की तरफ से कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इस दौरान सचिव के साथ जिले के कृषि विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। आपने सुना होगा कि इस साल माननीय मुख्यमंत्री जो राज्य के जो स्थापना दिवस में एक योजना घोषित किया गया है, तो उसी फार्म को ही ध्यान में रख के हम लोग योजना शुरुआत किया है। उसमें हम लोग पूरे राज्य में अगले 3 साल में 100 किसान पाठशाला से बिरसा ग्राम योजना चालू किया गया। उसमें आइडिया यही है उसी फार्म को डेवलप करके उसमें कृषि विभाग का सभी काम का, सभी आयामों का प्रदर्शनी हो। उसमें कृषि का भी होगा, फिशरीज का भी होगा, एनिमल हस्बेंड्री का भी होगा, टेक्नोलॉजी का भी होगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड पाठशाला रहेगा ताकि किसान आकर देख सके। कृषि और एलाइड सेक्टर का सभी एक्टिविटी का वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होगा। इसी तरह इसी फार्म को ही ध्यान में रखते हुए योजना शुरू किया गया। तो आपका गुमला का भी फार्म को हम लोग कोशिश करेंगे डेवलप। गुमला के गुरदारी थाना क्षेत्र में बीते दिनों बॉक्साइट उत्खनन में लगी कई वाहनों को माओवादी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसमें करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। और इस घटना में सहयोग करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध माओवादियों के साथ था। माओवादियों द्वारा उजाम खनन कंपनी के कैंप में 28 गाड़ियों पर आग लगा दिया गया था। 28 गाड़ियों में आग लगाया था, जिससे करीब 15 करोड़ का क्षति हुआ था। इसी में हम लोग संतोष असुर को पकड़े हैं, जो उसमें करीब 1 महीना तक रेकी किया था और आग लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उग्रवादियों को भरपूर सहयोग किया था। वो लैंड माइन्स ढोने का काम करता है दस्ता में। उसको हम लोग आज गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। संतोष असुर डुमरपाट का है, ये जन मिलिशिया का भी आदमी है और माओवादियों के लिए वो माइंस में काम करता है और पुलिस पर नजर रखता है। गिरिडीह की तीसरी पुलिस ने कुख्यात अपराधी पंकज यादव और कमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि ये गिरफ्तार खटपोक गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण करा रहे ठेकेदार चुन्नू सिंह से नक्सली के नाम पर लेवी की मांग करने और ठेकेदार के स्टाफ के साथ मारपीट करने के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने पुलिस काफ़ी दिनों से मास्टरमाइंड पंकज यादव की तलाश कर रही थी, इस बारे में जानकारी दी और देर रात पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 11/1/2022 को करीब 6:30 बजे शाम में तीसरी थाना अंतर्गत खटपोक में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र में कुछ मजदूरों के द्वारा 4 अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट एवं ठेकेदार के साथ लेवी मांगने का घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई थी। व्यक्ति उपेंद्र कुमार यादव को चिन्हित कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आगे छानबीन करते हुए इसमें 2 और अपराध कर्मियों पंकज यादव एवं कमलेश यादव को गिरफ्तार किया गया है और इनको विधिवत न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है। और 25 लाख के इनामी कुख्यात टीएसपीसी के फरार उग्रवादी आक्रमण गंजू पर पुलिसिया दबिश तेज हो गई है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अब हर संभावित हथकंडे अपनाने में जुटी हुई है। सिमरिया थाना पुलिस ने मुख्य चौक स्थित फरार नक्सली के घर डुगडुगी बजाकर उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी और साथ ही इश्तेहार चिपकाकर आत्मसमर्पण करने को कहा है। फरार टीएसपीसी कुख्यात उग्रवादी आक्रमण गंजू पर 25 लाख का सरकार की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। उग्रवादी जो है वो मूल रूप से लावालौंग थाना क्षेत्र का रहने वाला है। थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने लावालौंग स्थित मकान में इश्तेहार चिपकाकर उग्रवादी को बिना देर किए सरेंडर की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आक्रमण गंजू जल्द सरेंडर करे, नहीं तो उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। वहीं धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालगंज स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। इससे छात्रावास में रह रही दूसरी छात्राओं में काफी डर देखने को मिल रहा है और घटना बीती देर रात के लगभग 1 बजे की बताई जा रही है, जब क्लास 10 में पढ़ने वाली छात्रा अपने कमरे से निकलकर बाहर गई थी। तभी
एक मास्क पहने युवक ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी की कोशिश की। तभी शोर मचाते हुए किसी तरीके से वो अपने कमरे में पहुंची। सुबह होते ही छात्रा ने अपने पिता को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आवासीय विद्यालय पहुंचे पिता ने अपनी बेटी से मिलकर उसका पहले हालचाल जाना। उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पूर्व विधायक को दी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस से शिकायत की गई है और पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। इसका विषय है क्या हुआ नहीं हुआ है, हम लोग उसी जांच के क्रम में आए हैं और लड़की से बयान ले रहे हैं। अभी तक कोई स्पष्ट बात निकल कर नहीं आई है और छानबीन के बाद जो भी सच्चाई होगा उसको उठाएंगे। यदि केस बनता है तो ज़रूर केस करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर। अभी उतना हम पढ़े नहीं बढ़िया से, कुछ है शिकायत दिया हुआ है। और आगामी 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहीं महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों की साफ सफाई के साथ सभी मंदिरों की रंगाई भी जारी है। आपको बताएं कि महाशिवरात्रि के दिन बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद देने के लिए पूजा अर्चना भी करते हैं, बारात में शामिल होते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से 2 सालों से शिव बारात का आयोजन नहीं हुआ है। वहीं शिव भक्तों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रशासन पहले से ही तैयारी में लगा हुआ है। कि महाशिवरात्रि जो है वर्ष का समझिए कि सबसे प्रथम पूर्व में सदियों से सबसे प्रथम मेला माना जाता है और आज भी उसका सम्मान उसी तरह से है। तो 1 तारीख को महाशिवरात्रि का अवसर जो शिव से जुड़ा हुआ है, उनकी शादी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए काफ़ी तैयारियां यहाँ पे होती हैं। काफ़ी लोग चारों तरफ से काफ़ी लोग पूजा करने के लिए आते हैं लाखों की तादाद में। तो उसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जितना इंतजामात करना हो, हमारे डी साहब, एसपी साहब सब लगे हुए हैं।